हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में। इसके जस्ट जो प्रीवियस वाला जो वीडियो था उसमें हमने पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो हमने रेजोनेंस के लिए सर्किट कंसिडर किया है, एक पैरेलल सर्किट, देखिए इसमें ये सर्किट आपके सामने है। इस सर्किट में दो ब्रांचेस हैं अगेन, ठीक है। और देखिए जो फर्स्ट ब्रांच है उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, और सेकेंड ब्रांच जो है उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो और जो हमने सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसको VS से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो टोटल करंट है उसको हमने कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया है। जो सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो होगी उसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया है। और जो दो ब्रांचेस में जो अलग अलग करंट फ्लो होंगी, तो जो फर्स्ट ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है सीरीज में, उसमें जो करंट फ्लो होगी उसको IL से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो सेकेंड ब्रांच है जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसमें जो करंट फ्लो होगी उसको IC से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये हमने सर्किट को समझ लिया थोड़ा सा। अब देखते हैं आगे। सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एक हमारे पास पैरेलल सर्किट हो गई। अब ये रेजोनेंस सर्किट कब बनेगी? इस सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन अनुनाद कब होगा? तो इसमें अनुनाद या रेजोनेंस उस समय होगा जब जो इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो जाए। जब करंट जो अप्लाइड करंट है और जो वोल्टेज है वो दोनों अगर सेम फेज में हो जाए, तब इस सर्किट में रेजोनेंस या अनुनाद होगा। और जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा उसको बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादीय आवृत्ति, ठीक है। तो इस बात को हमने समझ लिया कि रेजोनेंस कब होगा। अब इसी बात को अपना आधार बना के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सर्किट है उससे पहले हम लोग वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है जिसमें रजिस्टर और इंडक्टर लगे हुए हैं सीरीज में, इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है? IL करंट फ्लो हो रही है। तो जो IL करंट होगी वो किस सर्किट में? RL सीरीज सर्किट में फ्लो हो रही है। तो RL सीरीज ब्रांच में फ्लो हो रही है, सॉरी। तो हम जानते हैं कि जब RL कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करती है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया जस्ट। जब RL सीरीज केस होता है उस केस में जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करती है। कितना लैग करती है? तो उसको हम मान लेते हैं कि मान लीजिए फाइल एंगल से लैग कर रही है। और ये हो गई करंट और ये हो गया वोल्टेज। अगर वोल्टेज हमने रेफरेंस माना है तो IL उससे फाइल एंगल से लैग करेगी। ये तो इस ब्रांच के लिए हो गया। अब देखिए इस ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही है? इस ब्रांच में IC करंट फ्लो हो रही है। तो हम जानते हैं कि जो प्योरली ये एक सिर्फ इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा इस ब्रांच में। तो अगर सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो उस केस में करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है? उस केस में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे ये जो करंट है IL, इसके ये अपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक एक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा और एक रिएक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा। तो जो इसका एक्टिव कंपोनेंट है वो IL cos phi L है और जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो IL sin phi L है। तो इस तरह से हमने फेजर डायग्राम को समझ लिया।
अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो फाइल होगा, फाइल का मान कितना होगा, जो फाइल होगा उसका मान हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना, ब्रैकेट में हो जाएगा XL अपॉन R, ब्रैकेट में हो जाएगा XL अपॉन R, ठीक है। tan इनवर्स ब्रैकेट में XL अपॉन R। तो देखिए यहाँ पे हमने वही यहाँ पे लिखा भी है, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो एक्सप्लेन किया गया ऊपर वही चीज़ें लिखी हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको क्या बताया था मैंने शुरू में कि रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंस उस समय होगा, रेजोनेंस उस फ्रीक्वेंसी पे होगा जब जिस कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज और जो करंट आई है वो दोनों सेम फेज में हो जाएं, दोनों सेम फेज में हो जाएं। और ये कब पॉसिबल है बताइए, इस फेजर डायग्राम को देख के हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कब पॉसिबल है, इसको ध्यान से देखिए। ये तब पॉसिबल है जब ये करंट IC और ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट IL साइन फाइल, ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल कर दें, उस केस में हमें कौन सी करंट मिलेगी, IL कॉस फाइल, और वो किसके साथ सेम फेज में होगी, वोल्टेज के साथ। तो इस तरह से रेजोनेंस का क्या कंडीशन होगा कि जब ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें, जो रिएक्टिव मीन्स हिंदी में कहते हैं प्रतिकारक। तो जब प्रतिकारक कंपोनेंट या प्रतिकारक घटक एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो उस आवृत्ति पर रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी, अचीव हो जाएगी, और उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए जो कुल प्रतिकारक घटक, हम दो तरह से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंस तब होगा जब IC और IL साइन फाइल या दोनों प्रतिकारक घटक रिएक्टिव कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें। या दूसरी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जब नेट रिएक्टिव कंपोनेंट शून्य हो जाए, तो जो टोटल या नेट रिएक्टिव कंपोनेंट है वो होगा क्या, वो हो जाएगा IC माइनस IL साइन फाई L, ये हो जाएगा नेट रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाए, जब शून्य के बराबर हो जाए तब हमें रेजोनेंस की कंडीशन मिल जाएगी। इसी को हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो रेजोनेंट की कंडीशन तब ऑकर होगी जब IC माइनस IL साइन फाई L 0 के बराबर हो जाए। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं IC बराबर IL साइन फाई 1, जो ऑलरेडी हमने ऊपर समझा है फेजर डायग्राम से। अब IC बराबर IL साइन फाई L। अच्छा, इसमें अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़, सबसे पहले तो ये बताइए जो IC है, IC कितना हो जाएगा, IC हो जाएगा टोटल वोल्टेज जो कि VS था, अप्लाइड वोल्टेज VS अपॉन XC, क्योंकि कैपेसिटर वाली ब्रांच में सिर्फ वही कैपेसिटिव कंपोनेंट है तो उसका नेट रिएक्टेंस कितना होगा, XC होगा। तो IC बराबर हो जाएगा VS अपॉन XC, ठीक है। और IL बराबर क्या हो जाएगा, IL बराबर हो जाएगा, हम याद करें अगर उस ब्रांच को, तो उस ब्रांच में एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है। तो टोटल वोल्टेज अपॉन इनका जो नेट इम्पीडेंस होगा Z, L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ZL, और ZL बराबर होगा कितना, ZL बराबर हो जाएगा √R² प्लस XL स्क्वायर, जहाँ पे XL क्या है, जहाँ पे XL है 2 पाई F इंटू L, और F देखिए XL क्या है, XL बराबर 2 पाई F इंटू L, और हम रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी को FR से शो करेंगे। तो XL बराबर हो जाएगा 2 पाई FR इंटू L, और XC क्या हो जाएगा, XC बराबर हो जाएगा 1/2 पाई FR इंटू C।
XC हो जाएगा 1/2πFR/C। तो हमने IC को समझ लिया, IC क्या होगा, IL क्या होगा ये भी देख लिया। अब एक टर्म बच गया है साइन फाइल। तो साइन फाइल क्या हो जाएगा, साइन फाइल हो जाएगा XL/ZL। ठीक है, XL/ZL। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ हम अपने मेन इक्वेशन में, जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर देते हैं। जब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दिया सारी। इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे IC बराबर है VS/XC और IL है VS/ZL और साइन फाइल है XL/ZL। सॉल्व करेंगे तो आएगा XL XC बराबर ZL², या XL और XC का भी मान हम रख दें तो XL बराबर होता है 2πFR/L। FR क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, और XC बराबर हो जाएगा 1/2πFR/C। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2πFR कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कैंसिल हो जाएंगे, तो ZL² बराबर आएगा L/C। अब ZL² है क्या, हमने ऑलरेडी देखा है। ZL बराबर कितना था, R² + 2πFR/L का होल स्क्वायर। तो ZL² कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो रूट है वो हट जाएगा, तो आ जाएगा ये टर्म। इसको और सॉल्व करेंगे दोनों फिर से जब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ZL² है ना, तो ZL का मान इसमें रख दिया। ठीक है, तो ZL का मान जब यहाँ पे रख दिया हमने, तो यहाँ पे एक लिखते समय एक गलती हो गई है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा ZL का मान रखने पर ये तो टर्म सही है R², यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट गलती से लग गया है। R² + 2πFR यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये करेक्शन है, या इसको आप सही कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, R² + 2πFR/L का होल स्क्वायर। देखिए इस यहाँ पे जो हमने लिखा है उसको जब इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ZL का स्क्वायर है ना, तो सिर्फ ये रूट हट जाएगा, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा। तो इस वजह से यहाँ एक करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको ज़रा हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो FR बराबर आ जाएगा 1/2πL √L/C - R²। फिर हमने थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया। तो जब थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया तो क्या करेंगे हम लोग, इस L को यहाँ पे देखिए, ये जो L वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर में, ये जो टर्म है इसको अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे L² हो जाएगा। तो L² का एक जो L है वो ऊपर न्यूमरेटर के L से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा L²। तो इस तरह से जो यहाँ पे इक्वेशन आएगा फाइनल, FR बराबर 1/2π √1/LC - R²/L²। तो ये इस तरह से ये हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन अगर हो जाए कि जो R है, रेजिस्टेंस है, उसका मान इंडक्टेंस L से बहुत कम हो, अगर रेजिस्टेंस का मान इंडक्टेंस से बहुत कम हो, R इज़ फार लेस देन इंडक्टेंस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में R/L का मान 1 से बहुत छोटा होगा। R/L का मान जब 1 से बहुत छोटा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें अगर हम देखें, इससे अगर हम कंडीशन को यहाँ पे रखें तो अगर
आर बाई एल का मान 1 से बहुत छोटा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो आर स्क्वायर एल स्क्वायर है उसका मान, आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, उसका मान तो और भी छोटा होगा, और 1 अपॉन एल सी का मान बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा। आर 1 अपॉन एल सी का जो मान हो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर से। ठीक है, तो इन सारे कंडीशंस को अगर हम अपने इस इक्वेशन में अप्लाई करें, ये वाला कंडीशन देखिए कि 1 अपॉन एल सी इज़ फार ग्रेटर देन आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो इस केस में हम लोग आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ अंडर रूट में बचेगा 1 अपॉन एल सी। तो इस तरह से अगर हम ये कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं कि इफ़ आर इज़ फार लेस देन एल, तो उस केस में एफ आर का मान कितना आएगा? एफ आर का मान आएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, जो कि किसके समान है? जो कि हम देख सकते हैं सीरीज रेजोनेंस के समान है। चलिए, ये तो हमने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट अपना आगे बढ़ते हैं कि इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, रेजोनेंस पर जो टोटल सर्किट की करंट है, वो करंट कितनी है रेजोनेंस के कंडीशन में? इस फेजर डायग्राम से एक बार रिकॉल कर लीजिए, कितनी है रेजोनेंस कंडीशन पर? रेजोनेंस कंडीशन में ये दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट, जो नेट रिएक्टिव कंपोनेंट्स है वो जीरो हो जा रहा है, या ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो उस केस में जो सर्किट करंट रेजोनेंस पे कितनी मिल रही है? आई एल कॉस फाई एल। ठीक, तो बस इसी से हम अपने इम्पीडेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो रेजोनेंस के केस में जो करंट है कितनी है? आई आर बराबर, आई आर मतलब रेजोनेंस पे जो करंट है उसको डिनोट कर रहे हैं, आर यहाँ पे सफिक्स में लगा हुआ है। तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा? आई एल कॉस फाई एल। और आई आर होगा क्या? आई आर होगा वी एस अप्लाइड वोल्टेज अपॉन, यहाँ पे आई आर बराबर क्या हो जाएगा? अप्लाइड वोल्टेज अपॉन जेड आर, टोटल रेजोनेंस एट टोटल इम्पीडेंस एट रेजोनेंस कंडीशन। जेड आर क्या है? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पे वी एस अपॉन आई आर बराबर जेड आर, और इस तरह से वी एस अपॉन जेड आर बराबर आई आर। तो आई आर का मान कितना आ गया? आई आर का मान है वी एस अपॉन जेड आर। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में। इसी इक्वेशन में हमने यहाँ पे यहाँ पे वी एस अपॉन जेड आर, आई आर बराबर लिख दिया, और आई एल कॉस फाई एल है इधर। अब आई एल का मान कितना है? ये ऑलरेडी हमने देखा है अभी ऊपर। आई एल का मान है वी एस अपॉन जेड एल, और कॉस फाई एल कितना है? कॉस फाई एल बराबर है आर अपॉन जेड एल। इसको आगे सब सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर दिया। उसके बाद इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 1 अपॉन जेड आर बराबर आ जाएगा यहाँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने के लिए है कि जब हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे, तो उस केस में आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे रुकिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जब हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे, तो जेड एल स्क्वायर बराबर, बीच में एक स्टेप आया था, उसमें जेड एल स्क्वायर बराबर एल अपॉन सी आया था। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आगे। देखिए, यहाँ पे जेड एल स्क्वायर बराबर एल अपॉन सी, तो इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में। तो इसको फिर सॉल्व करिए, और सॉल्व किया। सॉल्व करने पे कितना आया? इम्पीडेंस का मान रेजोनेंट कंडीशन पर आया एल अपॉन सी आर, एल अपॉन सी आर। अच्छा, ठीक है।
तो एल अपॉन सी आर आ गया। तो जो यहाँ पे इस वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें, इस वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें एल अपॉन सी आर को, तो ये इसमें एल टर्म भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है और आर भी दिख रहा है, सारे टर्म्स तो दिख रहे हैं, लेकिन जो ये वैल्यू होगी वो वैल्यू प्योर रेजिस्टिव वैल्यू होगी, शुद्ध प्रतिरोध होगा ये, क्योंकि इसमें आप देखिए इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं है। इसका मतलब ये जो इम्पीडेंस है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसा किस केस में होता है? हम जानते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों ही केस में ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें ऐसा फ्रीक्वेंसी का कोई टर्म नहीं आया है। इसका मतलब ये प्योरली रेजिस्टिव टर्म है, शुद्ध प्रतिरोध है, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो जेड होगा वो एक शुद्ध प्रतिरोध है और इसका ये एक प्रतिरोध की तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है, जो जेड क्या है? जेड है इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसके मान पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसका मान कैसा होगा। जेड का मान बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में जो एल अपॉन सी का अनुपात जो होता है वो बहुत अधिक होता है और आर का अनुपात जो आर का मान जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से ये जो जेड आर होगा इम्पीडेंस एट रेजोनेंट कंडीशन ऑफ द सर्किट, वो बहुत ज़्यादा मान होगा, उसका बहुत हाई वैल्यू होगा। जबकि सीरीज रेजोनेंस को याद करिए तो सीरीज रेजोनेंस में इम्पीडेंस जो आया था वो बहुत कम मान था उसका। तो यहाँ पे जिसका अपोजिट, तो यहाँ पे चूँकि इम्पीडेंस का मान बहुत अधिक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो करंट होगा सर्किट में, जो करंट फ्लो होगी रेजोनेंट कंडीशन पर, उसका मान ऑब्वियस सी बात है कितना होगा? उसका मान बहुत कम होगा, क्योंकि जब इम्पीडेंस का मान बहुत ज़्यादा है तो करंट का मान बहुत कम होगा, क्योंकि इम्पीडेंस करंट जो है करंट इम्पीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर क्योंकि प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध बेसिकली धारा के प्रवाह में अवरोधित तो है, तो करंट का मान बहुत कम होगा। उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, तो उस कंक्लूजन्स को देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जेड आर का मान बहुत उच्च होगा और जेड आर बराबर जेड आर बराबर एल अपॉन आर सी एक शुद्ध प्रतिरोध है। इसका मान हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर लिया है। इसका मान बहुत उच्च होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने ऊपर देखा है। और करंट का क्या होगा? करंट जो होगी वो करंट का मान बहुत कम होगा, क्योंकि इम्पीडेंस का मान बहुत उच्च है। तो और करंट का जो मान होगा वो होगा कितना? वी एस अपॉन जेड आर होगा। और जहाँ पे जेड आर कितना है? जेड आर रेजोनेंस कंडीशन में कितना है? एल अपॉन आर इंटू सी, एल अपॉन आर इंटू सी, कैपिटल आर होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा, रेजोनेंस की कंडीशन में हम ये बात तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे जब रेजोनेंस टॉपिक पढ़ना शुरू किए थे प्रीवियस वीडियो में, तभी जहाँ पे सीरीज रेजोनेंस के पहले मैंने आपको जब रेजोनेंस कंडीशन बताया था वहीं बताया था कि जब रेजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर का मान यूनिटी होता है। क्यों यूनिटी होता है? कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, तो फाई का मान 0 है, तो कॉस फाई का मान कितना होगा? 1 होगा, जो कि पावर फैक्टर के बराबर होता है। तो इसीलिए पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर होगा। अब क्वालिटी फैक्टर की बात कर लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर को हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था सीरीज रेजोनेंस वाले केस में। ऑलरेडी हमने क्वालिटी फैक्टर पर डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। देखिए, तो क्वालिटी फैक्टर जो है उससे क्या पता चलता है? क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है हमारे पास, Q बराबर एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल बराबर है 2 पाई एफ आर इंटू एल अपॉन आर। तो जो सर्किट, अच्छा पहले थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। एफ आर कितना है? जब हमने वो कंडीशन अज्यूम किया था कि आर इज़ फार लेस देन एल, उस कंडीशन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। उस वैल्यू से यहाँ पे कंसिडर किया और Q, इसमें Q में एफ आर का मान रख दिया
इस तरह से जो Q आया 1/r √L/C आया। और बैंडविथ कितना आ जाएगा? बैंडविथ आ जाएगा FR/Q हर्ट्ज। तो यहाँ पे एक देखिए साइड में कर्व बना हुआ है। ये जो कर्व है, दिस इज़ द कर्व बिटवीन रेजोनेंस कर्व बिटवीन इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी। और ये बताता है कि जो रेजोनेंस कर्व है वो कितना शार्प है, और अगर शार्प है तो उसका इफ़ेक्ट दिखा रहा है एक्चुअली रेजोनेंस कर्व के शार्पनेस पर। रेजिस्टेंस का प्रभाव यहाँ पे इस कर्व में हम देख सकते हैं। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जो ये जो कर्व है उसका शार्पनेस, कर्व का शार्पनेस इस सर्किट की सेलेक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है, इसकी चयनीयता पर ही डिपेंड करता है। और क्वालिटी फैक्टर का मान जितना अधिक होगा, क्वालिटी फैक्टर का मान जितना अधिक होगा सेलेक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। क्वालिटी फैक्टर का मान जितना अधिक होगा सेलेक्टिविटी या चयनीयता उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर और R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R का मान जितना कम होगा यानी क्वालिटी फैक्टर का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और क्वालिटी फैक्टर का मान जितना ही ज़्यादा होगा उसकी सर्किट की सेलेक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। अच्छी होने का मतलब कि वो जो कर्व है शार्प होगा तो उसकी सेलेक्टिविटी अच्छी होगी। और जब रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का मान अगर ज़्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर का मान कम होगा, और क्वालिटी फैक्टर का मान अगर कम है तो सेलेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर for larger resistances the curve will be flat and for the smaller resistances the curve will be sharp। और ये शार्पनेस क्या बता रहा है? शार्पनेस ये बता रहा है कि क्वालिटी फैक्टर का मान जितना अधिक होगा सेलेक्टिविटी भी उतनी ही अधिक होगी। तो इस तरह से ये पैरेलल रेजोनेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू एवरीवन।